अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अंबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। बेसिकली थायराइड ग्लैंड है क्या, हम सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। हमारी नेक पे अल्लाह ताला ने एक ग्लैंड रखा है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। नॉर्मली ये जो ग्लैंड है वो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आता, आपको नेक बिल्कुल स्मूथ नज़र आएगी, हमें ये नज़र नहीं आता। लेकिन होता यह है कि जब इस ग्लैंड के अंदर कुछ भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो या तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है या हम हाइपर थायरॉयड है, ये बहुत ज़्यादा काम करे या बहुत कम काम करे, तो इसमें कुछ इस तरह की डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, तो उसकी वजह से ग्लैंड बढ़ जाता है और हमें नेक के आगे सामने प्रोट्रूड हुआ नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात ये भी है कि लाजमी नहीं है कि अगर आप हाइपोथायरॉयड हो रहे हैं तो लाजमी है कि नेक के सामने गदूद बढ़ेगा तभी आपको पता चलेगा कि आप हाइपोथायरॉयड हो गए हैं। कभी कभार कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें ऑटो इम्यून इसकी एट्रोफी हो जाती है या ऑटो इम्यून होकर ये ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बढ़ा हुआ ग्लैंड नज़र नहीं आता और आप अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन आप हाइपोथायरॉयड हो जाते हैं। अच्छा, बेसिकली इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं हाइपोथायरॉयड हो जाने के। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है या मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून लाइक हम उसे कहते हैं हैशिमोटो थायरॉयडाइटिस, जिसके अंदर होता यह है कि एक एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाती है हमारे जो ग्लैंड के सेल्स को के अगेंस्ट एक्ट करती है, और फिर होता यह है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशंस या डिपोजिशंस होना शुरू होती है और ग्लैंड इनलार्ज्ड हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है। उसके अलावा ऐसा होता है कि कुछ लोगों के अंदर आयोडीन की कमी होती है जिसकी वजह से भी वो गॉइटर डेवलप कर लेते हैं और उनका ग्लैंड भी कम काम कर रहा होता है या कम हार्मोन बना रहा होता है। इसके इससे हटकर जो कुछ इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं या जो मोस्टली होते हैं वो ये होता है कि अगर आपका ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा था, आप हाइपर थायरॉइड थे, तो आपने उसके लिए ऑपरेट करवा दिया तो भी आप जो है वो हाइपोथायरॉइड हो जाते हैं। या ऐसा हुआ कि आप हाइपर थायरॉइड थे और आपने रेडियो आयोडीन थेरेपी ले ली, उसके बाद भी आप हाइपोथायरॉयडिज्म को डेवलप कर लेते हैं। या कुछ इस तरह का होता है कि आपने इस वजह से नहीं, किसी भी और वजह से नेक रेडिएशंस ली, किसी भी कैंसर की वजह से या कोई भी और रीज़न था, आपको नेक रेडिएशंस मिली, तो उसकी वजह से भी आपका ग्लैंड जो है वो एट्रोफाइड हो गया या वो डिस्ट्रॉय हुआ और उसकी वजह से आपने हाइपोथायरॉयडिज्म को डेवलप कर लिया। अब बेसिकली हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ये है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा कॉमन भी है और हमें इसका पता नहीं चलता, और जब इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है कि हम हाइपोथायरॉइड थे। अच्छा, इसके जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स होंगे वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा थकन महसूस कर रहे होंगे, आपको हर टाइम टायर्डनेस रहेगी, आप दिन के अंदर आप रात की अच्छी नींद लेकर उठेंगे लेकिन सुबह भी आपको सारा दिन ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है, सारा दिन ऐसा महसूस होगा कि नींद आ रही है, हालांकि आप बहुत अच्छी स्लीप लेकर उठे होंगे, आपने मुकम्मल 8 से 10 घंटे की स्लीप ली होगी, लेकिन फिर भी पूरा दिन आपको स्लीपनेस में रहेंगे, आपको हर टाइम नींद आती रहेगी। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट या कह लें आप शुरू वाला जो है वो इसका फीचर है। फिर यह है कि आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, भूख लगना बंद होगी लेकिन उसके बावजूद आप कम खाएंगे और वज़न बढ़ रहा होगा, वज़न बढ़ता है इसके अंदर। उसके अलावा यह है कि आपको कब्ज़ की शिकायत रहने लग जाती है, हमें कब्ज़ होती है, हम डिफरेंट डॉक्टर्स को विजिट कर रहे होते हैं, वो मेडिसिन देते हैं, उसके बावजूद भी कब्ज़ रिलीफ नहीं होती। या ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन रिलीफ तो हो जाती है लेकिन जैसे ही मेडिसिन को हम छोड़ते हैं या कुछ भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कर लेते हैं तो उसके बावजूद भी हमें कॉन्स्टिपेशन रह रही होती है। उसके अलावा ये होता है कि कुछ लोगों के अंदर ड्राई स्किन स्टार्ट हो जाती है, आपकी बहुत ज़्यादा हेयर ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, आपका ओवरवेट होते हैं और एडिमा बॉडी के ऊपर स्टार्ट हो जाता है, मतलब बाकायदा आपको लगेगा जैसे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रही है हमारी स्किन के अंदर। स्पेशली फेस जो है वो बहुत ज़्यादा पफी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटा आपको लगने लगेगा, आंखें पफीनेस आना शुरू हो जाएगी, सूजन आएगी, जो आईलिड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिट लाइक हो जाएंगी, मतलब यानी कि बिल्कुल ही आपको
लगेगा जैसे लंबी लंबी और स्लिट्स जैसी हो गई हैं। आपकी जो लेटरल आईब्रोज होगी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसके अलावा ये होता है कि आपको जो है वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से आप कंसीव करने के अंदर इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये है कि आपके लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, आप किसी जगह पे कंसंट्रेशन नहीं लगा पा रहे होते हैं, आपको मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, डिमेंशिया आप डेवलप कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ आपका ऐसा भी होता है डिमेंशिया के साथ साथ कि बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में रहने लगते हैं। ये कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। उसके कुछ लोगों में ये होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, आप गर्म चीज़ों के करीब रहना पसंद करते हैं, आप आग के करीब ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं। जब एडवांस स्टेजेस के अंदर हमारे पास पेशेंट आते हैं कुछ चीज़ों को अगर इग्नोर करने के बाद, तो ऐसा होता है कि स्पेशली उनके शिन के करीब जो है वो बर्न मार्क्स आए हुए होते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और वो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों के करीब या आग के करीब बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये तो कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स हैं जिसके साथ आपको जो पेशेंट है आपके पास प्रेजेंट करेगा। अब हम इसको डायग्नोज किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, इसकी डायग्नोसिस के लिए अगर कोई भी आपको खुद से महसूस हो रहा है कि आपको इस तरह से है, तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। या आपके पास अगर पेशेंट क्लिनिक्स में आता है तो हम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं, जिसमें TSH जो है वो ज़्यादा होता है और T3 T4 जो बेसिकली हमारे हार्मोन्स होते हैं वो जो है वो जो है वो कम होते हैं और TSH बढ़ा हुआ होता है। अच्छा, इसमें TSH का मेजर हमारे बॉडी के अंदर रोल है क्या थायराइड हार्मोन्स का? ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करते हैं। जब ये हार्मोन्स नहीं होते तो हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ही स्लो हो जाता है। इसका बहुत अच्छा जो ज़्यादा रोल होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ होता है। दूसरा ये कि हमारे बाकी हार्मोन्स से, लेकिन जैसा हमने कहा कि आप एमेनोरिया ये आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में एमेनोरिया होता है, वरना हैवी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाले भी आपके हार्मोनल जो है वो डिस्टर्बेंसेस करवा देते हैं। उसके अलावा ये इसका इम्पैक्ट आपकी मेमोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। थायराइड का आपके ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके अंदर हाइपोथायराइड हो जाते हैं आप, या इसकी कमी हो जाती है, तो आपको रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा आपकी वीक होती है, आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी के अंदर इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, मूड चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगते हैं। इसके अलावा इसकी डायग्नोसिस के अंदर ये है कि ये हमारे बॉडी के अंदर एनीमिया भी डेवलप करवा देता है। तो CBC हम करवा के देखते हैं तो उसके अंदर हमारे अंदर खून की कमी आ रही होती है। फिर नेक का हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें ये देखते हैं कि सिंगल नोड्यूल है या मल्टी नोड्यूलर है। हम रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होती है इनटेक करवाकर इसमें देखते हैं कि आया के नोड्यूल जो है वो हाइपर एक्टिव है या बिल्कुल ही कोल्ड नोड्यूल है। क्योंकि देखिए, ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है थायराइड स्कैन करवाना कि अगर आपका नोड्यूल हाइपर एक्टिव है या आपके पास हॉट नोड्यूल है तो उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जो हाइपो एक्टिव नोड्यूल्स होते हैं या कोल्ड नोड्यूल्स होते हैं वो लेटर ऑन जाकर बाद में कैंसर डेवलप कर लेते हैं। तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट एक टेस्ट है इसका। अच्छा जी, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके अंदर हमारे अंदर हार्मोन की कमी हो गई है तो हमें इसके लिए बाहर से ही हार्मोन देना है। थायरॉक्सिन, बेसिकली जो थायराइड हार्मोन है वो थायरॉक्सिन होता है, T3 T4 जो है, हमें ये बाहर से देना है। एक चीज़ को याद रखिएगा हमेशा कि इसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग होता है। आपके अंदर हार्मोन नहीं बन रहा तो आपको कंटिन्यूसली बाहर से हार्मोन देना है ताकि आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉर्मल रहे। तो आप इसका मेडिसिन से स्टार्ट कैसे करते हैं कि लो डोज से स्टार्ट करते हैं, फिर आप उसके बाद एवरी 3 वीक्स इसकी मेडिसिन को एक्सेलेट करते हैं या बढ़ाते हैं। एकदम आपको हाई डोज स्टार्ट नहीं करनी होती। दूसरी बात ये कि आप जो हम फॉलोअप के लिए जो टेस्ट करवाते हैं वो होता है TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो वाला टेस्ट करवाते हैं। इसको टेस्ट को आपको हर 6 से 8 हफ्ते पे रिपीट करवा के देखना होता है कि आया आपका जो हार्मोन लेवल्स है वो नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। थायरॉक्सिन की टैबलेट जो होती हैं वो 25 माइक्रोग्राम में आती हैं, फिर 50 माइक्रोग्राम में आती हैं। हम 25 से स्टार्ट करते हैं, देन एक्सकेलेट करते हैं डोज को। इसको लेने का कुछ खास तरीका होता है, यानी आपको इसको एम्प्टी स्टमक लेना होता है, यानी भूखे पेट। तो बेस्ट टाइम ये है कि आप सुबह जब उठते हैं तो नाश्ते से 1 घंटा पहले आप इस टैबलेट को ले लें। इसकी जो स्टडीज में आया है कि इसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है विटामिन C के साथ लेने पे। अगर आप विटामिन C के साथ इसको लेंगे या इस तरह
के फ्रूट्स के जो सिट्रस फ्रूट होते हैं जिसमें ज़्यादा विटामिन सी होता है उसके साथ आप ले लेंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर होती है। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसको किन चीज़ों के साथ नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाती है उसके साथ, वो है आयरन और कैल्शियम के साथ। अगर इन केस आप आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स के ऊपर हैं तो कोशिश करें कि आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स के और थायरॉक्सिन के दरमियान में 4 घंटे का वक्फा रखें। अच्छा जी, और अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि अगर कुछ लोगों में हार्ट का इश्यूज़ हैं, जिस तरह कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है किसी को, या एंजाइना का प्रॉब्लम है, या पहले एमआई हो चुका है किसी को, तो उसके अंदर आपको बहुत कॉशियसली जो है वो थायरॉक्सिन को देना होता है। आपको बिल्कुल लो डोज से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि इसमें अगर आपने इनकेस हाई डोज से स्टार्ट कर दी तो ये एंजाइना अटैक और एमआई को दोबारा करवा सकता है। थायरॉक्सिन का ये साइड इफेक्ट है। दूसरा ये कि प्रेगनेंसी के अंदर आपके थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है, तो इसलिए अगर कोई पहले से हाइपोथायरॉइड है तो जैसे ही आप कंसीव कर लें तो आप अपने डॉक्टर के पास फ़ौरन जाइए और डॉक्टर को बताइए कि आपने कंसीव कर लिया है, तो आपकी डोज को 40 to 50% जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि आपका इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं अगर आप हाइपोथायरॉइड को ट्रीट नहीं करते। देखिए, एक तो इसमें हो जाता है मिक्सिडिमा कोमा, मतलब यानी कि पेशेंट इतना अनकॉन्शियस हो जाता है कि इवन कोमा में चला जाता है। दूसरा ये इसकी बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म है, इसमें आपको पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, तो बेहतर है कि जब आप ये चीज़ें डेवलप करना शुरू करें तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाएँ। दूसरी चीज़ ये कि इनकेस आप हाइपोथायरॉइड हैं तो ये भी बताने का मकसद है कि कभी भी अपनी मेडिसिन को मत छोड़ें, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग है। दूसरा ये कि आपको के हार्ट पे इफेक्ट करता है, आपके हार्ट को डायलेट कर देता है, मतलब, और उसके अलावा हार्ट के इर्द गिर्द पानी जमा होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़, आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा जो कि फिर कंट्रोल नहीं होता। तो चौथी चीज़ ये कि आपको एडिमा स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसकी अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो पेशेंट कॉम्प्लिकेट कर जाता है। आप कोशिश करें कि इसका ट्रीटमेंट टाइमली आप लें और इसके ट्रीटमेंट के अंदर बिल्कुल भी आप गैप वगैरह ना डालें, और लाइफ लॉन्ग इसका ट्रीटमेंट होता है। जब एक दफ़ा आपके हार्मोन लेवल नॉर्मल होने की तरफ आ जाते हैं तो फिर आप इसको सिंगल डोज के ऊपर यूज़ करें डेली बेसिस पे, और आप इसका इंटरमिटेंटली TSH करवा कर अपने लेवल्स को चेक करते रहा करें कि वो विद इन नॉर्मल लिमिट है या नहीं है। अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।